दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम भारतीय इतिहास पर चर्चा करेंगे और 18वीं सदी के भारत की बात करेंगे। मुगल साम्राज्य के पतन को भी देखेंगे। मुगल साम्राज्य का पतन। महान मुगल साम्राज्य करीब 2 सदियों तक अपने समय के अन्य साम्राज्यों के लिए ईर्ष्या का विषय था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन हो गया। मुगल बादशाहों ने अपनी सत्ता और महिमा खो दी और उनका साम्राज्य दिल्ली के इर्द गिर्द ही कुछ वर्ग मील तक सीमित रह गया। अंत में 1803 में दिल्ली पर ब्रिटिश फौज का कब्जा हो गया और प्रतापी मुगल बादशाह एक विदेशी ताकत का पेंशन फूता होकर रह गया। साम्राज्य की एकता और स्थिरता औरंगजेब के लंबे और कठोर शासन के दौरान डगमगा गई। फिर भी उसकी अनेक नुकसानदेह नीतियों के बावजूद 1707 में उसकी मौत के समय मुगल प्रशासन काफ़ी कुशल तथा मुगल फौज काफ़ी ताकतवर थी। इसके अलावा देश में मुगल राजवंश की इज्जत भी कायम थी। औरंगजेब की मौत के पश्चात उसके तीनों बेटों में गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में 65 वर्षीय बहादुर शाह विजयी रहा। यह विद्वान, आत्मगौरव से परिपूर्ण और योग्य था। उसने समझौते और मेल मिलाप की नीति अपनाई। इस बात के सबूत मिलते हैं कि औरंगजेब द्वारा अपनाई गई संकीर्णतावादी नीतियों के तथा कदमों में से कुछ उसने बदल दिए। उसने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति अधिक सहिष्णुतापूर्ण रुख अपनाया। उसके शासनकाल में मंदिरों को नष्ट नहीं किया गया। आरंभ में उसने आमेर और मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत राज्यों पर पहले से अधिक नियंत्रण रखने की कोशिश की। इस उद्देश्य से उसने आमेर की गद्दी पर जयसिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को बैठाने की तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के को मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उसने आमेर और जोधपुर शहरों में फौजी डेरा जमाने की कोशिश भी की, किंतु इसका कड़ा प्रतिरोध हुआ। शायद इसी वजह से उसे अपनी गलत कार्रवाइयों का एहसास हुआ। उसने दोनों राज्यों से तुरंत ही समझौता कर लिया। वैसा समझौता उदारतापूर्ण नहीं था। राजा जयसिंह और राजा अजीत सिंह को अपने राज्य तो फिर से मिल गए, परंतु उच्च मंसूबों और मालवा और गुजरात जैसे महत्वपूर्ण सूबों के सूबेदार के ओहदों की उनकी मांग नहीं मानी गई। मराठा सरदारों के प्रति उसकी नीति ऊपरी तौर पर ही मेल मिलाप की थी। उसने उन्हें दक्कन का सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार दे दिया, मगर चौथ का अधिकार नहीं दिया। इसलिए वे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुए। बहादुर शाह ने साहू को मराठों का विधिवत राजा नहीं माना। इस प्रकार उसने मराठा राज्य के ऊपर आधिपत्य के लिए ताराबाई और साहू के आपस में लड़ने को छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि साहू और मराठा सदा असंतुष्ट रहे और दक्कन अव्यवस्था का शिकार बना रहा। जब तक मराठा सरदार आपस में और मुगल सत्ता के खिलाफ लड़ते रहे, तब तक शांति और व्यवस्था फिर से कायम नहीं हो सकी। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए, परंतु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने पंजाब में बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। तब बादशाह ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया और विद्रोहियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व खुद किया। विद्रोहियों ने जल्द ही सतलुज और यमुना के बीच के लगभग सारे क्षेत्र में नियंत्रण जमा लिया। इस प्रकार वे दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में पहुंच गए। यद्यपि बादशाह लोहगढ़ तथा अन्य महत्वपूर्ण सिख केंद्रों पर कब्जा जमाने में सफल हो गया, फिर भी सिखों को दबा नहीं सका और 1712 में उन्होंने लोहगढ़ वापस ले लिया। लोहगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह ने अम्बाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनाया। बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया। छत्रसाल एक निष्ठावान सामंत बना रहा। बादशाह ने जाट सरदार चूरामन से भी दोस्ती कर ली। चूरामन ने बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में बादशाह का साथ दिया। बहादुर शाह ने शासनकाल के दौरान प्रशासन की हालत
और भी बिगड़ी। बादशाह द्वारा अंधाधुंध जागीरें देने और पदोन्नति करने के फलस्वरूप राजकीय वित्त की स्थिति पहले से भी खराब हो गई। शाही खजाने में 1707 के करीब 15 करोड़ रुपए की रकम ही रह गई थी। उसके शासनकाल में शाही खजाने में जो कुछ रकम बची थी वह खत्म हो गई। साम्राज्य जिन समस्याओं से घिरा था उनका समाधान बहादुर शाह टटोल रहा था। समय मिलता तो शायद वह शाही किस्मत को फिर जगा पाता। दुर्भाग्यवश 1712 में उसकी मौत हो गई और उसकी मौत ने साम्राज्य को एक बार फिर गृह युद्ध में फंसा दिया।